हेलो गुड इवनिंग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, जो हम लोगों का पेपर 3 है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग जो सबसे पहला जो चैप्टर देखेंगे वो हम लोग कौन सा देखेंगे? केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे वो है मेरा केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स ब्रांच है किसका? फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, तो अगर कोई केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पूछता है तो ये क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री in which we study about the rate of reaction, factors affecting the rate of reaction। ठीक है, तो ये जो केमिकल काइनेटिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स क्या है? एक ब्रांच है किसका? फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में और फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, किस किस फैक्टर के कारण जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा है वो क्या होगा? इफेक्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग ये देखने वाले हैं आज के क्लास में। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? एक ब्रांच है किसका? फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कितने तरह का रिएक्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे कौन सा? वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन, और इसी का और भी नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। ठीक है, वेरी फास्ट रिएक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रिएक्शन भी हम लोग क्या करते हैं? बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि ये रिएक्शन जो होगा ये क्या होगा? तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम लोग एक AgNO3 ले रहे हैं, ठीक है, AgNO3 और साथ में हम लोग NaCl। ठीक है, तो AgNO3 यहाँ पे क्या है? ये सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? ये सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और ये जो सोडियम क्लोराइड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये है मेरा कॉमन सॉल्ट। ठीक है, जिसको हम लोग घर में यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? जैसे ही AgNO3 सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे? NaCl जैसे ही हम लोग डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? एक रिएक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या होगा? AgCl बनेगा, और साथ में क्या निकल जाएगा? यहाँ से Ag मेरा कंज्यूम हो चुका है और यहाँ से Cl मेरा कंज्यूम हो गया, और बाकी रेस्ट जो यहाँ से क्या बच रहा है? NO3, और यहाँ क्या बच रहा है? Na। तो ये जब कंबाइन करेगा तो ये क्या बन जाएगा? NaNO3। ठीक है, और यहाँ पे जो AgCl जो है, ये जो AgCl है, AgCl का जो कलर जो होता है यहाँ पे, ये कौन सा कलर का मिलता है हमको? व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है वेरी फास्ट रिएक्शन, ये क्या होगा? ये तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम इस AgNO3 सॉल्यूशन में हम लोग क्या किए? सोडियम क्लोराइड को हम लोग जब डाले तो वो सीधे AgCl और NaNO3 क्या कर देगा? फॉर्म कर देगा, जिसमें से AgCl का जो कलर जो होता है वो कौन सा कलर का होगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, ठीक है, ये रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए ऑलमोस्ट 10 टू द पावर -12 टू 10 टू द पावर -14 सेकेंड्स लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होगा? हमको
कम टाइम का क्या होगा, रिक्वायरमेंट होगा कोई भी वेरी फास्ट रिएक्शन या फिर इंस्टेंटेनियस रिएक्शन करवाने के लिए। तो ये मेरा क्या हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। AgNO3 NaCl के साथ जब रिएक्ट करेगा तो AgCl प्लस NaNO3 क्या कर जाएगा, वो फॉर्म कर जाएगा, ठीक है। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, NaCl सोडियम क्लोराइड है, और ये बन गया AgCl बन गया, ठीक है। तो ये था कौन सा रिएक्शन था, वेरी फास्ट रिएक्शन या फिर इंस्टेंटेनियस। अब यहाँ पे बात है कि यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस वर्ड है वो क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बोल सकते हैं, या फिर एट अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, ठीक है। मतलब जैसे अगर मैं हमको बोल दिया कि t इक्वल टू कितना, जैसे हमको ये बोल रहा है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलरली जब हम इसी के लिए निकालेंगे 2 सेकेंड के लिए, जब हम लोग क्या करेंगे, इसको जब निकालेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन के नाम से हम लोग क्या करते हैं, इसको जानते हैं, ठीक है। तो वेरी फास्ट रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग को देखना है वो है वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा रिएक्शन जो कंप्लीट होने में क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा, ठीक है। मतलब टाइम इंटरवल इसमें अच्छा खासा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल का बात करते हैं कि वेरी स्लो रिएक्शन में हो क्या सकता है। तो सबसे पहला हम लोग जानते हैं क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ये क्या है, एक एग्जांपल है किसका, वेरी स्लो रिएक्शन का। मतलब ये रस्टिंग ऑफ जो आयरन जो होता है ये क्या होता है, तुरंत नहीं है, मतलब ये इंस्टेंट, ये क्या होगा, इंस्टेंटली नहीं होगा, ठीक है। इसको रस्टिंग होने के लिए क्या होगा, कोई भी जैसे आयरन का कोई मेरे पास क्या है, एक आयरन का रॉड है, तो इसमें रस्ट लगने के लिए क्या होगा, हमको कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। हो सकता है कि इवन हमको क्या लग जाए, मंथ लग जाए, ठीक है। इवन हो सकता है कि 2 to 3 मंथ्स भी लग सकता है, ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने के लिए, ऐसा रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, वीक या तो क्या लग सकता है, मंथ भी हमको लग सकता है, ठीक है। तो जिसमें से सबसे पहला एग्जांपल क्या था मेरा, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ये क्या है, मेरा वेरी स्लो रिएक्शन का ये क्या है, मेरा एग्जांपल है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये जो रस्टिंग होता है, तो रस्टिंग का हम लोग पहले से फॉर्मूला हम लोग को पता है, लोअर क्लास में भी पढ़े हैं, Fe2O3.XH2O, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पे रस्टिंग जो है वो रस्टिंग हो कैसे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रस्टिंग होने का कारण क्या है, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, मॉइस्चर, ठीक है। जब भी मॉइस्चर वहां पे आएगा, ठीक है, जब भी मॉइस्चर आएगा, जैसे यहाँ पे कोई आयरन का ब्लॉक है, ठीक है, और यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से वाटर क्या हो गया, वाटर क्या कर रहा है, यहाँ फॉल होके क्या हो गया, इस आयरन ब्लॉक में गिरा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये वाटर क्या हुआ, इस आयरन ब्लॉक के क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट में आ रहा है, ठीक है। तो ये इस मॉइस्चर के कारण, जो पानी है, जो वाटर है, इस मॉइस्चर के कारण ये आयरन ब्लॉक में क्या हो जाएगा, रस्टिंग लग जाएगा, और इसका लेयर क्या हो जाएगा, इसका लेयर खत्म होते जाएगा, जिसके कारण जैसे हम लोग मान लेते हैं कि इसका मास कुछ इनिशियली जब रस्टिंग नहीं था, तो हम मान लेते हैं कि इसका मास था 1000 ग्राम था, इट मींस 1 kg था, ठीक है, इस आयरन ब्लॉक का। लेकिन जब रस्टिंग होगा, मतलब 1 to 2 मंथ जब क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, जब इसमें क्या हो जाएगा, रस्ट लग जाएगा, तो इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए इतना तो कंफर्म है कि रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए या तो 7 दिन या तो मंथ भी लग सकता है, या कभी कभी कोई कोई ऐसा रिएक्शन भी होता है जिसमें क्या लग जाए, ईयर भी लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 1 kg है, तो 1 मंथ बाद अगर हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे तो हमको क्या देखने मिलेगा, हो सकता है कि ये कितना होगा, 950 ग्राम ही क्या हो, अवेलेबल हो सकता है कि 900 ग्राम हो। ये जो मास जो है ये डिपेंड किस पे करेगा, कि कितना वहां पे क्या हुआ, रस्टिंग हुआ, ठीक है। ये मास कितना वहां पे लेफ्ट बचा हुआ रहेगा, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, रस्टिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि वहां पे रस्टिंग कितना हुआ है, ठीक है। तो ये जो था ये कौन सा था, ये मेरा था वेरी स्लो रिएक्शन
ठीक है, तो इसमें वीक भी लग सकता है या तो मंथ भी लग सकता है। ठीक है, रिएक्शन को क्या होने के लिए, कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहला था वेरी फास्ट रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। और दूसरा हम लोग देखे कौन सा था, वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो देखना है वो क्या देखना है, स्लो रिएक्शन। ठीक है, तो स्लो रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि स्लो रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन को कंप्लीट होने में क्या लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसका जो रेट जो होगा, इसका जो रेट होगा वो क्या होगा, फास्ट होगा। किसके किसके कंपैरिजन में, अकॉर्डिंग टू वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक है, तो इसका रेट जो होगा वो क्या होगा, इसका रेट जो होगा वो क्या होगा, मेरा थोड़ा सा फास्ट होगा। तो ये रिएक्शन जो है ये कंप्लीट होने के लिए क्या क्या होगा, हो सकता है इट में टेक्स 5 to 10 मिनट। ठीक है, तो ये रिएक्शन को होने में हो सकता है कि ये 5 से 10 मिनट का टाइम क्या होगा, उनको वहां पे रिक्वायरमेंट हो सकता है। ठीक है, अगर हम लोग एग्जाम्पल का अगर हम लोग क्या करें, बात करें, ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल का बात करें तो यहाँ पे हम लोग कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो स्लो रिएक्शन है, तो स्लो रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग सबसे पहले लिखते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2। H2O2 क्या है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2O2 क्या है मेरा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, और अगर हम लोग स्ट्रक्चर का बात करें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, HOOH। ठीक है, ये जो है HOOH, और इसी के लिए इसका नाम है यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लिंकेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड लिंकेज। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का लिंकेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्साइड लिंकेज, मतलब पेरोक्साइड लिंकेज के नाम से हम लोग क्या करते हैं, उसको जानते हैं। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, डिकम्पोजिशन करना है। डिकम्पोजिशन का मतलब हमको क्या करना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्या करना है, हमको तोड़ना है। ठीक है, हमको डिकम्पोज करना है। ठीक है, तो हम लोग डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, तो डिकम्पोज कैसे होगा, H2O2 है, इसको डिकम्पोज करेंगे, H2O प्लस किस में टूट जाएगा, मेरा O2 में टूट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा डिकम्पोजिशन है किसका, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ये क्या है, मेरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग चाहे दूसरा एग्जांपल लिखे तो क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, जो मेरा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर जो होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये भी कौन सा है, ये भी कौन सा होगा, स्लो रिएक्शन है। ठीक है, तो इसको जब भी हम लोग को करना होगा रिएक्शन, तो ये हार्डली कितना मिनट लगाएगा, हो सकता है कि 1 मिनट लगाए। ठीक है, हो सकता है कि ये क्या लगा सकता है, 5 मिनट भी लगा सकता है, या हो सकता है कि ये क्या लगा सकता है, 10 मिनट भी लगा सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरा वेरी स्लो रिएक्शन। अगर हम लोग बात करें कि हम लोग 3 देखे, जैसे सबसे पहला हम लोग देखे कौन सा, वेरी फास्ट रिएक्शन देखे। ठीक है, दूसरा हम लोग जो देखे वो क्या था, मेरा वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक है, और अगर तीसरा बात करें तो तीसरा कौन सा भी हम लोग देखें, स्लो रिएक्शन। ठीक है, हम लोग अभी यही 3 देखे थे, सबसे पहला वेरी फास्ट रिएक्शन, दूसरा जो था वो कौन सा था, वेरी स्लो रिएक्शन, और तीसरा जो था वो कौन सा है, स्लो रिएक्शन, या फिर स्लो रिएक्शन को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, मॉडरेट रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, वेरी फास्ट रिएक्शन और वेरी स्लो रिएक्शन के बीच वाला। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछे कि इस तीनों रिएक्शन में किसका रेट बताना आसान है, हम किस रिएक्शन का रेट को हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो किसका रेट बताना ज्यादा आसान है, ये वेरी फास्ट रिएक्शन का तो रेट बताना आसान नहीं है,
क्योंकि ये रिएक्शन जो है ये क्या हो रहा है, तुरंत कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, इसमें जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 10⁻⁻12 टू 10⁻14 सेकेंड तक इसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो ये क्या होगा, वेरी फास्ट है, तो इसका रेट को डिटरमाइन करना क्या है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, हम लोग वेरी फास्ट रिएक्शन का रेट को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या कर जाएगा, तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कौन सा है, दूसरा है मेरा वेरी स्लो रिएक्शन। अगर ये वेरी स्लो रिएक्शन है तो वेरी स्लो रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करना क्या है, ये भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग कोई भी आदमी जो होगा वो क्या होगा, एक मन तो बैठा हुआ नहीं रहेगा ना, कोई भी रिएक्शन करवाएगा। जैसे मान लेते हैं कि A+B है, इसको रिएक्ट हम लोग करवा दिए, ये क्या दे दिया मेरा C+D दे दिया। अब ये क्या होगा, ये आदमी यहाँ बैठा हुआ नहीं रहेगा कि जब A+B क्या रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या दे रहा है। ठीक है, एक मन बैठना क्या है, लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, इसका रेट क्या कर पाएंगे हम, इसको नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब इसका वेरी फास्ट का भी बताना पॉसिबल नहीं है, और वेरी स्लो रिएक्शन का भी रेट बताना क्या है, पॉसिबल नहीं है मेरा। ठीक है, अब आता है कौन सा, स्लो रिएक्शन। ठीक है, या फिर हम क्या बोलते हैं, मॉडरेट रिएक्शन। तो इसका रेट को बताना क्या है, पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है या तो 5 मिनट ऐसा लग रहा है। तो कोई भी आदमी क्या कर सकता है, इतना देर तक रेट को क्या कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। ठीक है, इतना टाइम तक कोई भी आदमी क्या कर सकता है, रेट को ऑब्जर्व कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग देखें कि वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, और तीसरा जो था वो कौन सा था, स्लो रिएक्शन, जिसको दूसरा नाम से जानते हैं मॉडरेट रिएक्शन के नाम। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग जितना भी रिएक्शन देखे, यहाँ पे हर एक टर्म में कॉमन था, क्या कॉमन था, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हम लोग जितना भी देख रहे हैं उसमें हर एक चीज में एक चीज कॉमन मिला कि रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यही जान लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, तो यहाँ पे रेट है तो इतना तो कंफर्म है कि ये कुछ क्या बोल रहा होगा, डिवीजन के टर्म का ही बात कर रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन आइदर ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन आइदर ऑफ प्रोडक्ट, या तो प्रोडक्ट का या तो रिएक्टेंट का, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम is called rate of रिएक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन आइदर ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोलना क्या चाह रहा है, जैसे मेरे पास कोई रिएक्शन है, ए है, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, बी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो हमको यहाँ पे देखने के लिए क्या मिलेगा कि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा तो जैसा मान लेते हैं इसके पास कितना मोल प्रेजेंट है, एक्स मोल इसका क्या है, प्रेजेंट है, और इसका कितना मोल प्रेजेंट होगा, 0 मोल। वही जब रिएक्शन जब स्टार्ट हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये डिकम्पोज होके ये किस में कन्वर्ट कर जाएगा, बी में क्या होगा, ये कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये क्या हो गया, बी में कन्वर्ट हुआ, तो इसका मोल जो होगा वो अब कितना मोल बच गया, ये 0 मोल बचा है, लेकिन ये अब कितना मोल में बच चुका है, x मोल। ठीक है, तो इनडायरेक्टली अगर हम बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा, जैसे ही मेरा रिएक्शन स्टार्ट होगा, तो रिएक्शन स्टार्ट होने के कारण क्या होगा, जो इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, ये रिएक्टेंट पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है, प्रोडक्ट पार्ट है। ठीक है, तो रिएक्शन जैसे ही स्टार्ट होगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा,
डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। ठीक है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे 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 टाइम इंटरवल क्या होगा, बीतेगा, जैसे जैसे टाइम इंटरवल बीतेगा वैसे ही क्या हो जाएगा, वैसे ही क्या हो जाएगा मेरा बी का मतलब प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या करना चालू कर जाएगा, इंक्रीज करना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का अगर हम लोग क्या करें फॉर्मूला लिखे तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन आइदर प्रोडक्ट, आइदर ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन इन चेंज। ठीक है, मतलब उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा। ठीक है, जैसे ए था और यहाँ पे क्या था मेरा बी था। ठीक है, तो यहाँ से ए जब रिएक्शन क्या हुआ, जब स्टार्ट हुआ ए वाला जब रिएक्शन ये क्या किया, जब स्टार्ट किया तो इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, और इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया तो इसका कंसंट्रेशन जो होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इस बी वाले में कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे टाइम टेकन इन चेंज में। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फॉर्मूला का, ठीक है, अगर हम लोग मैथमेटिकली बात करें, मैथमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कितना, आर इक्वल टू कितना होगा, प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी। ठीक है, ये क्या है मेरा फॉर्मूला है। ठीक है, आर इक्वल टू कितना, प्लस माइनस डेल सी बाई डेल टी। लेकिन यहाँ पे डेल्टा सी डेल्टा टी प्लस और माइनस क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, हम लोग क्या करेंगे उसको देखेंगे। तो यहाँ तक तो क्लियर है। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन आइदर ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन इन चेंज। ठीक है, मैथमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन आर इक्वल टू प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जो जो टर्म था, आर इक्वल टू प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी था। तो डेल टी जो है डेल सी, तो ये क्या है मेरा चेंज इन कंसंट्रेशन, ये क्या है मेरा चेंज इन कंसंट्रेशन है। ठीक है, और यहाँ पे जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, चेंज इन टाइम इंटरवल। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज बच गया, एक तो प्लस साइन बचा और यहाँ पे माइनस साइन बच गया। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि प्लस साइन और माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, प्लस का मतलब यहाँ पे क्या है, व्हेन वी रेफर प्रोडक्ट, व्हेन वी रेफर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, और माइनस है जब हम लोग क्या बात करेंगे, व्हेन वी रेफर रिएक्टेंट का क्या बात करेंगे, कंसंट्रेशन का बात करेंगे। ठीक है, जब हम लोग किसका बात करेंगे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का हम लोग जब बात करेंगे तब हम लोग वहां कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस साइन हम लोग वहां पे क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। और वही वही अगर हमको क्या लिखना है प्रोडक्ट, तो हम लोग वहां पे साइन कौन सा लगाएंगे, प्लस साइन लगाएंगे। ठीक है, ये प्लस साइन और माइनस साइन ये बस क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है, ये बस क्या करना चाह रहा है, बताना चाह रहा है। प्लस मतलब कि हम लोग कौन सा कंसंट्रेशन का बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का बात कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अगर माइनस साइन लगाएंगे तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल टू कितना था,
आर इक्वल टू प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी था। ठीक है, ये था। तो हमको यहां से यही पता चला, हम लोग को कंक्लूजन यही पता चला कि रेट ऑफ रिएक्शन is always a पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, मेरा पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। प्लस और माइनस साइन जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, प्लस और माइनस साइन बस क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, मेरा प्लस का मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और माइनस का मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। मतलब ए से जब ये बी में कन्वर्ट हुआ तो ए का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा, और बी का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। क्योंकि इसी ए वाले का कंसंट्रेशन किस में जाएगा, बी में जाएगा, तो इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, और उसका जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज। इसीलिए हम लोग जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिखते हैं तो वो नेगेटिव के साथ, और प्रोडक्ट का जब लिखेंगे तो क्या होगा, प्लस के साथ। ठीक है, तो ये था मेरा रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका यूनिट का। यूनिट फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर्मूला हमको पता है, आर इक्वल टू प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी था। तो यहाँ पे डेल्टा सी है, डेल्टा सी मतलब हम लोग कैसा कंसंट्रेशन लिखते हैं, इस ब्रैकेट में, बड़े वाले ब्रैकेट में। ठीक है, और इसका मतलब होता है मोल पर लीटर। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन जो है उसका यूनिट यहाँ पे क्या है, मोल पर लीटर। तो यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, मोल पर लीटर, और यहाँ पे क्या है, टाइम है, तो नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइम। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, और ये कितना हो जाएगा, टाइम माइनस 1। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, यूनिट हो गया किसका, रेट का। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का ये मेरा क्या हो गया, यूनिट। तो अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल पर लीटर। अगर टाइम है तो टाइम हम इसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, किसी को मन होगा तो क्या कर देगा, इसको पर सेकंड लिख देगा। ठीक है, इसको कोई लिख सकता है पर सेकंड भी लिख सकता है, कोई चाहे तो ऐसा भी लिख सकता है मोल पर लीटर पर मिनट भी लिख सकता है, और कोई चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर और मिनट हो गया, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, पर आवर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, यूनिट है किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का। अब हम लोग बात करते हैं ग्राफ। ठीक है, तो हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इधर साइड कंसंट्रेशन, और इधर साइड जो है वो क्या है, मेरा टाइम है, एक्स कोऑर्डिनेट में टाइम, और वाई कोऑर्डिनेट में जो है वो मेरा क्या है, कंसंट्रेशन। अब जैसे ही हम लोग देख चुके हैं कि ए से जब बी में कन्वर्ट हुआ तो ए का जो कंसंट्रेशन था वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ए का जो कंसंट्रेशन हो रहा है वो क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, और बी का जो कंसंट्रेशन है वो क्या कर जा रहा है, इंक्रीज। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं इसका जो ग्राफ होगा वो कैसे होगा, ये इस टाइप में, ये गया, और ये क्या होगा, ये ग्राफ इधर नीचे इस टाइप में आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या पता चला कि ये जो है ऊपर वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे क्या हुआ, इनिशियली जो कंसंट्रेशन था वो कितना था, 0 था। यहाँ पे इनिशियली कंसंट्रेशन जो था वो कितना था, 0 था, और जैसे 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 यहाँ पे हुआ टाइम बीता तो यहाँ पे क्या कर गया, मेरा क्या हो गया, ये मेरा इंक्रीज कर गया। ठीक है, ये मेरा क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। तो ये जो है ये हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये किस चीज के लिए रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, ये कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज, मतलब ये प्रोडक्ट। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे ही था, कंसंट्रेशन यहाँ पे था। ठीक है, और ये जैसे जैसे टाइम बीतते गया वैसे वैसे कंसंट्रेशन क्या होता गया, इसका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कंसंट्रेशन जो है इसका क्या हो रहा है, डिक्रीज। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, मेरा रिएक्टेंट। ठीक है,
क्योंकि रिएक्टेंट का ही कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज। इसीलिए ये क्या कर रहा है, इनिशियली ये था 0, लेकिन ये इंक्रीज करते करते ये कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो ऊपर वाला जो लाइन है वो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, और नीचे वाला जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। ठीक है, और अगर हम लोग इसका बात करें, ये एक ऐसा टाइम आएगा जब ये लाइन जो होगा वो क्या हो जाएगा, पूरा ये दोनों लाइन जो होगा ये क्या हो जाएगा, पूरा एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, और इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट क्या कर चुका है, अटेन कर चुका है। ठीक है, तो इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, तो यहां पे होता क्या है, इक्विलिब्रियम जब स्टेज आएगा, ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं एट इक्विलिब्रियम में क्या होगा, यहां पे क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम स्टेज में क्या होगा, जो मेरा रेट होगा किसका, फॉरवर्ड रिएक्शन का, वो बराबर होना चाहिए किसके, बैकवर्ड रिएक्शन के। ये कहां पे होगा, ये केवल और केवल कौन सा स्टेट में होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉरवर्ड है आर एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर बैकवर्ड। ठीक है, तो ये कंडीशन तभी एप्लीकेबल होगा जब कौन सा स्टेट में होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, तभी हम ये कंडीशन को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम वहां पे अप्लाई नहीं करेंगे। अगर कोई नॉर्मल रिएक्शन होगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या हो जाएगा, आर एफ नॉट इक्वल टू क्या होगा, आर बी। ठीक है, ये होगा। ठीक है, ये नॉर्मल है, और ऊपर वाला जो हम लोग देखे वो कौन सा था, इक्विलिब्रियम स्टेट में था। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अगर हम लोग इस केस में बात करें तो यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो क्या है, बराबर है किसके, बैकवर्ड रिएक्शन के। ठीक है, तो अगर हम एक रिएक्शन लेते हैं, जैसे मान लेते हैं, जैसे एक रिएक्शन है M1A प्लस M2B गिव्स N1C प्लस N2D। ठीक है, अगर ये रिएक्शन, अगर हम मान लेते हैं कि ये रिएक्शन जो था वो क्या था, मेरा रिवर्सिबल है। ठीक है, तो यहां से ये रिएक्शन जब स्टार्ट होगा तो ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, इसमें, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन है, ये मेरा रिएक्टेंट है, और ये वाला जो है ये मेरा क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, ये रिएक्टेंट है और ये वाला जो पोर्शन है वो मेरा क्या है, प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये रिएक्शन अगर फॉरवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है, अगर ये आगे साइड जा रहा है, ठीक है, मतलब रिएक्टेंट से ये कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। लेकिन अगर इसका मोल अगर कम हो गया, ठीक है, मतलब रिएक्टेंट साइड वाले का मोल कम हो गया, तो ये प्रोडक्ट वाला क्या करेगा, ये प्रोडक्ट वाला क्या होगा, ये अपने आप को कहां भेज देगा, बैकवर्ड में भेज देगा। तो क्या हो जाएगा, दोनों को का जो मोल्स होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों का क्या हो जाएगा, मोल नलीफाई हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रिंसिपल हम लोग को देखना है, अभी नहीं देखना है, जिस प्रिंसिपल को बोलते हैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही वो क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, फॉरवर्ड करेगा कि बैकवर्ड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि वहां पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, प्रेशर है क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, वो क्या करेगा, वो सब फैक्टर पे क्या कर रहा होगा, ये डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये है मेरा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हम लोग उसका क्या कर चुके हैं, यूनिट में देख लिए, और हम ये भी बता दिए कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। क्लियर। ठीक है, तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग अभी जो रेट लिख रहे थे, आर इक्वल टू कितना लिख रहे थे, प्लस माइनस डेल सी अपॉन कितना लिख रहे थे, डेल टी लिख रहे थे। ठीक है, आर इक्वल टू प्लस माइनस डेल सी अपॉन कितना था, डेल टी था। तो हम लोग को पता है, अगर डिफरेंशिएशन का नॉलेज होगा तो हम लोग को डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग हम लोग को पता है कि डिफरेंशिएशन में होता क्या है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y
विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के लिए भी क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे टॉपिक देखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन in terms of स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, तो हम लोग वापस से यहाँ पे एक रिएक्शन मान लेते हैं, N1A N2B प्रोडक्ट दिया M1C प्लस M2D। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टर्म है N1 N2 M1 और M2, ये सब सारा क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ये क्या है, मेरा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, इसी का रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, किसका, N1A N2B क्या दिया, M1C प्लस क्या दिया, M2D दिया। हम लोग को इसी का क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, जिसमें से N1 N2 M1 और M2 जो है ये सब क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ठीक है, तो हम लोग इसका रेट कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये रिएक्शन जैसे ही क्या होगा, स्टार्ट होगा, तो इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, और इसका कंसंट्रेशन जो होगा वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। तो अगर हम लोग इसको लैंग्वेज के टर्म में बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि जो रिएक्टेंट होगा ये क्या होगा, डिसअपीयर होगा। ठीक है, ये क्या होगा, डिसअपीयर। जब तक ये डिसअपीयर नहीं होगा तब तक ये क्या करेगा, ये प्रोडक्ट वाला पोर्शन क्या करेगा, अपीयर नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिसअपीयर होना पड़ेगा, तभी वो क्या हो सकता है, अपीयर हो सकता है। तो हम लोग रिएक्टेंट साइड हम लोग क्या लिखेंगे, उसको डिसअपीयरेंस लिखेंगे, और प्रोडक्ट के साइड हम लोग क्या लिखेंगे, उस चीज को अपीयरेंस लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, रिएक्शन N1A N2B M1C M2D। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, रेट लिखना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस 1/N1, और ये कितना हो जाएगा, DA बाई कितना हो जाएगा, ये DT हो गया। ठीक है, यहां पे बस सिंपली क्या करना है, जो भी मेरा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, इस A वाले के लिए जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो था वो कितना था, N1 था। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, बस उसको डिवीजन के टर्म में ले आएंगे, तो कितना हो गया, 1/N1, और ये कौन सा कंसंट्रेशन था, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था, और हमको पता है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, माइनस इक्वल टू कितना होगा, माइनस N1/N2, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, ये D कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कितना होगा, ये DT, और इधर लिखेंगे तो ये क्या हो गया, मेरा रिएक्टेंट खत्म, और प्रोडक्ट में कितना आएगा, प्लस 1 कितना होगा, M1, और ये कितना हो जाएगा, D ऑफ C अपॉन DT इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन M2, और ये कितना हो जाएगा, D अपॉन कितना हो जाएगा, DT हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग क्या करेंगे, लिखते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें, अभी जस्ट हम बोले कि हम लोग यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस और इन टर्म्स ऑफ डिसअपीयरेंस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर हम लोग रेट ऑफ अपीयरेंस फॉर ए, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ए के लिए लिखेंगे तो ए क्या होगा, डिसअपीयर होना, तो ये कितना हो जाएगा, -1 ये कितना हो जाएगा, स्टोइकोमेट्रिक कितना था, N1, और ये कितना हो जाएगा, D
ए बाई ये कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा रेट ऑफ डिसअपियरेंस फॉर, ठीक है, किसके लिए ए, तो कितना हो गया माइनस, क्योंकि ये क्या था मेरा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था, तो क्या हो गया माइनस अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना था n1 और dA बाई dt। ठीक है, यहाँ पे मेरा रिएक्टेंट के साइड जो है, रिएक्टेंट के साइड मेरा एक और पोर्शन है, कौन सा, बी वाला, तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी कितना होगा, यहाँ पे उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना था n2, तो माइनस 1/n2 और ये कितना हो जाएगा dB अपॉन कितना हो जाएगा ये मेरा dt। ठीक है, अब मेरा क्या हो चुका है, दोनों A और B क्या हो चुका है, डिसअपियर हो चुका है, A और B क्या हो गया है, डिसअपियर हो गया है। तो अब क्या होगा, C और D क्या होना चालू हो जाएगा, रीअपियर, मतलब अपियरेंस होना चालू हो जाएगा उसका। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ C इक्वल टू कितना था यहाँ पे प्लस, और उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना था m1, और ये कितना हो जाएगा d ऑफ C अपॉन क्या हो जाएगा मेरा dt। ठीक है, और वही अगर हम लोग बात करें एक और रीअपियर होने वाला है, रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ d था, तो d इक्वल टू कितना होगा प्लस 1 बाई कितना होगा m2, और ये कितना हो जाएगा d ऑफ d अपॉन क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो मेरा हम ये जनरल रिएक्शन माने थे, ठीक है, ये कितना था n1a n2b m1c प्लस m2d, ठीक है, जिसमें से n1a और n2b जो था ये क्या था मेरा रिएक्टेंट, और ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है मेरा प्रोडक्ट था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिसअपियर होगा, तो ये क्या होगा, ये वाला रीअपियर होना चालू हो जाएगा, मतलब अपियरेंस होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग रेट ऑफ अपियरेंस लिखे ए के लिए। ठीक है, उसी तरीके से रेट ऑफ किसका लिखे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ किसका लिख दिए, बी का लिखे। नेक्स्ट हम लोग लिखे रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ सी लिखे, और नेक्स्ट लिखे रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ डी लिखे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लें तो N2 प्लस H2 क्या बनेगा, अमोनिया बनता है। ठीक है, इस प्रोसेस का नाम है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हेवर्ट प्रोसेस। ठीक है, इसे हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया को प्रिपेयर करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम इसको बैलेंस करेंगे। अगर यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन कितना है, 3 है, 3 हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन, तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, ये 3, और यहाँ कितना 2, और यहाँ पे कितना कर दें 2। ठीक है, अब रिएक्शन क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। अब हमको क्या करना है, इस रिएक्शन के लिए हमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है मेरा प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1/2, रिएक्टेंट था तो माइनस, और ये कितना हो जाएगा dN2 अपॉन dt इक्वल टू, ये रिएक्टेंट है, माइनस 1/3, और ये कितना हो जाएगा dH2 बाई dt इक्वल टू, अब कौन सा है प्लस, इसका कोएफिशिएंट कितना है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, डिवीजन में जाएगा 1/2, और ये कितना हो जाएगा dNH3 अपॉन कितना हो जाएगा ये dt हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।